नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं जनरल साइंस। और जनरल साइंस में हमारा जो पहला टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों पाचन तंत्र। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र के बाद में हमने जो पाचन तंत्र के अंदर हमने कौन कौन सी कक्षा पढ़ ली है। एक तो हमारी पहली कक्षा इंट्रोडक्शन हुई थी, फिर दूसरी कक्षा हुई थी हमारी मुखगुओं में पाचन, तीसरी हुई थी हमारी अमाशय में पाचन, चौथी हुई थी हमारी छोटी आंत में पाचन, और अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत के बाद में आज बड़ी आंत में पाचन। लेकिन उससे पहले हम कल जो पढ़ा था छोटी आंत में पाचन, उसको एक फटाफट रिवीजन मार लेते हैं। जैसे दोस्तों मैंने बताया था कि मुखगुओं में जो पाचन होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं, बोलस। अमाशय के अंदर जो भोजन की पाचन हो जाती है उस अवस्था को क्या कहता है, काइम। और छोटी आंत में जो पाचन होता है उसमें जो भोजन की लुगदी और अवस्था होती है उसको कहते हैं काइल। हमने बात की कि अमाशय के बाद में जो भोजन है वो सीधा आता है छोटी आंत के ग्रहणी भाग में। किस भाग में? छोटी आंत के ग्रहणी भाग में। छोटी आंत के अपने 3 भाग बताए थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जैसे हमने कहा कि जो छोटी आंत है उसकी गुहा पतली होती है, लंबाई 7 मीटर होती है। पाइलोरिक वाल्व से भोजन अर्थात कायम अवस्था का भोजन है वो छोटी आंत में ग्रहणी भाग में प्रवेश करता है। और जो अमाशय का पाइलोरिक वाल्व है वहाँ से भोजन कायम अवस्था में प्रवेश करता है ग्रहणी भाग में। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? हमने बात की छोटी आंत में। अंतिम पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। पाचन पूर्ण कहाँ होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट तीनों का तो पाचन होता है और विटामिन का सीधा अवशोषण होता है। लेकिन इन चारों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का अवशोषण छोटी आंत में, वसा का अवशोषण छोटी आंत में, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण छोटी आंत में और विटामिन का अवशोषण छोटी आंत में। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब उसके बाद में हमने बात की थी जो 3 भाग होते हैं इसमें, जैसे जो अवशोषण है वो इलियम भाग में होता है। हमने कहा था कि विटामिन का अवशोषण होता है वो भी इलियम भाग में होता है, छोटी आंत के इलियम भाग में होता है। वहाँ एक विल्ली नामक संरचना होती है, अंगुली नामक संरचना होती है जिसको विल्ली या फिर विल्ली कहते हैं दोस्तों। वो अवशोषण में सहायता करती है। उसके बाद में हमने कहा कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन होता है। विटामिन, जल और खनिज लवण इन तीनों का सीधा अवशोषण होता है। तीनों में से इन चारों का अवशोषण तो कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। जल एवं खनिज लवण का अवशोषण कहाँ होगा दोस्तों? बड़ी आंत में होगा। फिर हमने इनको 3 भाग बताए थे, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद में हमने कहा कि इंजन जो इलियम है, इलियम में पाचन प्लस अवशोषण दोनों होता है। फिर हमने पढ़ा था ग्रहणी। ग्रहणी क्या करता है? सबसे पहले भोजन आता है ग्रहणी भाग में आता है। ग्रहणी भाग में 2 हार्मोन होते हैं, एक तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है जो पित्ताशय को पित्त स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। एक सिक्रेटिन हार्मोन होता है वो अग्नाशय को अग्नाशयरस उत्तेजित करने के लिए स्रावित करता है। उसके बाद में हमने पढ़ा जेजुनम, यह भोजन को फैलाता है ताकि एंजाइम अच्छे तरीके से मिल जाए। फिर हमने पढ़ा इलियम। इलियम क्या करता है? इलियम के अंदर इरेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन पूर्ण करता है। तो हमने ये बताया था कि प्रोटीन का पाचन शुरू कहाँ होता है, तो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है अमाशय से। फिर प्रोटीन का पाचन पूर्ण कहाँ होता है? छोटी आंत के इलियम भाग में। किस एंजाइम के माध्यम से? इरेप्सिन के एंजाइम के माध्यम से। इरेप्सिन एंजाइम कौन सा रस है? आंतरिक रस है। ये अग्नाशय रस नहीं है, ये कौन सा है? आंतरिक रस है। और इलियम भाग में पाचन प्लस अवशोषण दोनों होती है। हमने बात की है विलय नामक संरचना होती है जो अंगुली में संरचना होती है उसमें पाचन करता है। फिर हमने बात की कि जो है वो 3 रस होते हैं छोटी आंत के अंदर, एक तो पीत रस आके मिलता है, एक अग्नाशय रस आके मिलता है, एक आंतरिक रस होता है। पीत रस का हमने बात की जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है, जो स्टोर है या फिर भंडारण है वो पित्ताशय में होता है। ये ऐसा एक पाचक एंजाइम पीत रस ऐसा है जिसमें पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो पाचक एंजाइम किस में नहीं पाया जाता? पीत रस में नहीं पाया जाता। अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तीनों को पाचन करने के लिए रस इसमें छोड़ा जाता है। आंतरिक रस में कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन हार्मोन होता है और इरेप्सिन एंजाइम होते हैं दोस्तों। अब फिर हमने बात की है कि पीत रस का निर्माण यकृत, लिवर या जिगर में होता है। भंडारण पित्ताशय में होता है। पीत रस का कार्य क्या? वसा का पायसीकरण या एमल्सिफिकेशन का। हमने एंजाइम न होते हुए भी पाचन का कार्य कौन करता है? पीत रस करता है। पीत रस क्या है? एंजाइम न होते हुए भी पाचन का कार्य करता है। फिर हमने कहा कि पीत रस में 2 वर्णक पाए जाते हैं, कौन सा? बिलिरुबिन वर्णक और बिलिवर्डिन वर्णक। बिलिरुबिन है उसका रंग पीला रंग होता है, पीलिया रोग में इसकी मात्रा बढ़ जाती है और पीलिया रोग में प्रभावित अंग है वो है यकृत है अर्थात लीवर। और बिलिरुबिन का रंग है वो हरा होता है। फिर हमने बात की थी पीत वर्णक के बाद में पीत लवण की। कौन कौन से 2 पीत लवण होते हैं? एक तो सोडियम ग्लाइकोनेट और एक सोडियम टोरोकोलेट। सोडियम ग्लाइकोलेट और दूसरा सोडियम टोरोकोलेट। फिर हमने बात की थी कि जो पीत लवण है वो पथरी बनने से रोकता है और अगर बाई चांस पथरी बन जाती है तो क्या करते हैं? डॉक्टर पित्ताशय को निकाल देते हैं और वसा कम खाने की सलाह देते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी अग्नाशय रस की। पीत रस के बाद में अग्नाशय रस अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है। ये एक मिश्रित एवं जटिल ग्रंथि है अर्थात ये हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है अर्थात ये बहिस्रावी और अंतस्रावी दोनों ग्रंथियों का रूप है। पूर्ण पाचक रस कहते हैं अग्नाशय रस को। सबसे शक्तिशाली रस भी कहते हैं दोस्तों अग्नाशय रस को।
फिर हमने बात की थी अग्नाशय रस 3 प्रकार के रस स्रावित करते हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित करते हैं। कौन कौन से? लात, इसको लात से याद कर लो। पहला लाइपेज एंजाइम, दूसरा एमाइलेज एंजाइम और तीसरा हो गया ट्रिप्सिन एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? लाइपेज एंजाइम है वो पाइश शिखर दोषा का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदलता है, वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदलता है। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है, माल्टोज में बदल देता है। हमने स्टार्च का पाचन बढ़ाता है, एक मुख के अंदर बढ़ाता है, वहाँ 30% पाचन होता है। एमाइलेज टाइलिन करता है स्टार्च का पाचन। बाकी बच्चा पाचन सीधा छोटी आंत में होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो स्टार्च को एमाइलेज किसमें? माल्टोज में बना देता है। फिर हमने पढ़ा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का क्या काम है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन करता है। जैसे पेप्टोन है, पेप्टोन को जो ट्रिप्सिन है वो पेप्टाइड में बदल देता है। हमने पढ़ा था मतलब अमाशय के अंदर पढ़ा था हमने सबसे पहले प्रोटीन का पाचन, जिसके अंदर एक पेप्सिन नाम का एंजाइम था जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और छोटी आंत का जो अग्नाशय का जो ट्रिप्सिन है वो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली। फिर हमने बात की थी प्रोटीन के बारे में। सर्वप्रथम पाचन कहाँ होता है? अमाशय में होता है। कहाँ प्रोटीन का कौन करता है सर्वप्रथम पाचन? पेप्सिन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। फिर छोटी आंत के अंदर ट्रिप्सिन होता है, वो उसको पेप्टाइड में बदल देता है। फिर छोटी आंत में इलियम भाग में इरेप्सिन एंजाइम होता है, वो इसको अमीनो अम्लों में बदल देता है। फिर हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट की। मुख में 30 से 35% होता है। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? मुख में होता है। फिर हमने बात की थी उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है? माल्टोज में बदल देता है। कौन सा एंजाइम होता है इनको बदलने के लिए? एमाइलेज या टाइलिन। और छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद में हमने बात की थी आंतरिक रस के बारे में। आंतरिक रस क्या है दोस्तों? आंतरिक रस है वो पेप्टाइड को इरेप्सिन की सहायता से अमीनो अम्लों में बदल देता है। एक आर्जिनिन नाम है, उसको आर्जिजिनेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है दोस्तों? आर्जिजिनेज एंजाइम है, वो उसको यूरिया में बदल देता है। आर्जिजिनेज एंजाइम है, उसको यूरिया में बदल देता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था माल्टोज है, माल्टेज नाम का एंजाइम है, वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टोज एक डाइसैकेराइड संरचना है जिसको ग्लूकोज मोनोसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड अणुओं में बदल जाता है। सुक्रोज भी एक डाइसैकेराइड संरचना है जिसको सुक्रेज नामक एंजाइम ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल देता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड संरचना है। तो डाइसैकेराइड किस में बदल जाती है? मोनोसैकेराइड में बदल जाती है। उसके बाद में हमने बात की थी लैक्टोज की। तीसरी है लैक्टोज की। लैक्टोज भी क्या है? डाइसैकेराइड संरचना है जिसको लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल देता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल देता है। फिर हमने बात की थी पॉलीसैकेराइड की। कौन कौन सी पॉलीसैकेराइड होती है? तो स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन प्लस काइटिन। काइटिन भी कौन सी होती है दोस्तों? पॉलीसैकेराइड होती है। काइटिन क्या करती है? कवक का जो कोशिका भित्ति होती है, कवक की कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो ये क्या है? पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है दोस्तों। तो पॉलीसैकेराइड कौन कौन सी है? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन व काइटिन। मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज व गैलेक्टोज। और डाइसैकेराइड कौन कौन से हैं? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात हो गई हमारी छोटी आंत की, जो हमने कल लास्ट क्लास में कर लिया। उनका एक फटाफट बार रिवीजन कर लिया था, बहुत शानदार कंटेंट लिखवाया मैंने। और अब आज जो बात करने जा रहे हैं आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं? यहाँ से हेडिंग डाल लेते हैं, बड़ी आंत। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों बड़ी आंत की। ठीक है, जैसे जहाँ तक हमने बात की थी छोटी आंत जैसे अमाशय के बाद में ये हमारी जो छोटी आंत थी, ये थी छोटी आंत थी। ठीक है, ये डबल ऐसे। अब छोटी आंत ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत हो गई। ये हो गई दोस्तों बड़ी आंत है। ठीक है, अब बड़ी आंत के अंदर क्या है? बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? जैसे ये छोटी आंत हो गई। अब बड़ी आंत के अंदर एक तो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर 3 भाग होते हैं बड़ी आंत के, सिकम, कोलन व रेक्टम। क्या है? तीन भाग होता है। एक तो सिकम, एक कोलन, एक होता है रेक्टम। ठीक है, तो इसके अंदर जो भाग है ये यहाँ जिस भाग में प्रवेश करता है वो भाग कौन सा भाग है? छोटी आंत इस भाग में प्रवेश करती है। यह क्या कहलाता है दोस्तों? सिकम। और सिकम के नीचे ये भाग है वो क्या कहलाता है? अपेंडिक्स। क्या? सिकम के जो नीचे वाला भाग है वो कहलाता है अपेंडिक्स। अब ये जो भाग है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ तक कोलन है। कौन सा भाग है? यहाँ तक, ये यहाँ तक पूरा कोलन है।
और ये जो भाग है वो है रेक्टम। क्या है? रेक्टम या फिर मलाशय। क्या है? रेक्टम या मलाशय। और ये क्या है दोस्तों? गुद्दा। और ये अपने हो गए अपेंडिक्स, ये हो गई सीकम। अब ये है कोलन। कोलन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो ये जो ऊपर जैसे चढ़ रहा है तो कौन सा कोलन हो गया? असेंडिंग कोलन। और ये कौन सा कोलन हो गया? असेंडिंग कोलन के बाद में ये कौन सा कोलन हो गया? ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन। और फिर ये कौन सा कोलन हो गया? डिसेंडिंग कोलन। आरोही कोलन, हिंदी में कहते हैं इसको आरोही। ये हो गया अनुप्रस्थ, ये अवरोही। और ये वाला भाग है वो होता है सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन, ये वाला भाग होता है दोस्तों सिग्मोइड कोलन। तो अब हम जैसे बड़ी आंत के 3 भाग है, कौन से? सिकम, कोलन, रेक्टम। सिकम कौन सा भाग है? सिकम भाग है ये छोटा वाला, यहाँ से सिकम भाग में ही प्रवेश करती है छोटी आंत। फिर बड़ी आंत का जो ऊपर वाला भाग है ये आरोही कोलन, फिर ये अनुप्रस्थ कोलन, ये अनुप्रस्थ कोलन, ये आरोही कोलन, और ये लास्ट वाला है वो है अपने अवरोही कोलन। और ये जो कोलन है वो कौन सा है? सेगमोइड कोलन। तो कोलन के कितने प्रकार हो गए? कोलन के 4 प्रकार हो गई, ठीक है। और फिर लास्ट वाला ये है जो वो है रेक्टम और मलाशय। तो सिकम, कोलन, रेक्टम में ये वाला भाग है, ये है गुद्दा, ये है अपेंडिक्स, ठीक है। और ये लास्ट वाला भाग है वो गुद्दा है, और वो हो गई अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग है जो जानवर में घास फूस पचाना है तो काम आते हैं। तो अब लिखो, जैसे हम बड़ी आंत हेडिंग डाला है तो बड़ी आंत में लिखो फैक्ट लिखते हैं कुछ, ताकि आप पे नोट्स बन जाए साथ साथ में। जल व खनिज लवण का, जल व खनिज लवण का अवशोषण। पहला फैक्ट है जल व खनिज लवण का अवशोषण। दूसरा कौन सा फैक्ट हो गया? औषधियों का अवशोषण। पहला कौन सा फैक्ट है? जल व खनिज लवण का अवशोषण। दूसरा कौन सा है? औषधियों का अवशोषण। दूसरा कौन सा है? औषधियों का अवशोषण। फिर हमने पढ़ा है कि इसके 3 भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं? सिकम, कोलन और रेक्टम। सिकम, कोलन, रेक्टम। कोलन के अपने 4 भाग पढ़े थे, ठीक है। सिकम, कोलन, रेक्टम। उसके बाद में जैसे दोस्तों डायरिया होता है ना, डायरिया नामक रोग है। डायरिया में क्या होता है दोस्तों? डायरिया के अंदर है वो बड़ी आंत खराब हो जाती है। डायरिया में क्या होती है? बड़ी आंत है वो खराब हो जाती है। लिख लो, डायरिया के अंदर बड़ी आंत खराब हो जाती है। तो इसमें एक प्रोटोजोआ होता है। वो प्रोटोजोआ क्या करता है? जैसे ये जो बड़ी आंत है, प्रोटोजोआ कौन सा प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका। कौन सा है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। जो प्रोटोजोआ है एक, वो क्या करता है? वो जो ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है, जैसे ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है ये। तो बड़ी आंत के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसमें बड़ी आंत के अंदर, इस छिद्र के अंदर ये एंट अमीबा हिस्टोलिका जाके बैठ जाता है और छिद्र बंद कर देता है। और ये क्या करता है? ये मतलब प्रोटोजोआ होता है, ये मतलब कुछ ही घंटों में, कुछ सेकंड में अपनी कई पीढ़ियाँ यहाँ खड़ी कर देता है यहाँ। तो ये क्या है कि पूरी सारी दीवार को ब्लॉक कर देता है। जो बड़ी आंत वाली जो दीवार है उसमें से पूरी दीवार में ऐसे बैठ जाता है, पूरी दीवार को ब्लॉक कर देता है। और वो क्या कर देता है? जल की अवशोषण की क्षमता खत्म कर देता है, ठीक है। तो जो बड़ी आंत के अंदर भाई जो क्षमता जल और खनिज दोनों अवशोषण करता है, तो वो क्या होता है? जल अवशोषण नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जल अवशोषण नहीं हो पाता तो सीधा उससे दस्त लगती रहती है। तो डायरिया में क्या होता है? दस्त लगती है। तो जैसे प्रश्न है कि डायरिया में कौन सा अंग खराब होता है, तो डायरिया के अंदर बड़ी आंत खराब हो जाती है। उससे क्या होता है? जल अवशोषण नहीं होता है। आप लिख लो, डायरिया में बड़ी आंत खराब हो जाती है और जल अवशोषण नहीं होता है, ठीक है, और दस्त लगती है, ठीक है। जल अवशोषण नहीं होता है। ये बात हो गई डायरिया का। फिर जैसे इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं मलाशय के अंदर जो है वो मल मतलब एकत्रित होगा। तो मल है, मल का जो गंध का कारण है, मल में गंध का कारण क्या होगा?
मल में गंध का कारण है इंडोल। क्या है? इंडोल। याद कर लेना, इंडोल, इंडोल। इंडोल क्या है? मल में गंध का कारण है। इंडोल है क्या है? मल में गंध का कारण है। मल का रंग पीला क्यों होता है? ठीक है, मल का रंग पीला, मल का रंग पीला क्यों होता है? पीलिया में हमने क्या बताया था, किसकी अधिकता हो जाती है? मल का रंग पीला किसकी वजह से होता है? बिलिरुबिन की वजह से। ठीक है, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन जो वर्णक पढ़ा था हमने, बिलिरुबिन की वजह से क्या होता है? मल का रंग पीला होता है। और इंडोल में क्या होता है? मल में गंध का कारण क्या है? इंडोल है। और मल का रंग पीला क्यों होता है? बिलिरुबिन के कारण, बिलिरुबिन वर्णक के कारण। जैसे हम आगे उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे, मूत्र का रंग पीला, अर्थात मूत्र का रंग क्यों होता है पीला? तो मूत्र का रंग होता है यूरोक्रोम वर्णक के कारण, यूरोक्रोम वर्णक के कारण। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मूत्र का रंग यूरोक्रोम वर्णन के कारण, और मल का रंग है बिलिरुबिन के कारण पीला होता है। ठीक है, तो मूत्र हम उत्सर्जन वाले में पढ़ लेंगे। अब हमने पढ़ा कि भाई, हमने पढ़ी है कि भाई जो है वो कोलन के 4 भाग होते हैं, सिकम, रेक्टम और कोलन है। सिकम, कोलन, रेक्टम है, तो कोलन के 4 भाग है। तो कोलन के 4 भाग के नाम हमने वहाँ लिखा लिए, फिर वापस लिख देते हैं यहाँ। कोलन के 4 भाग नाम हमने वहाँ पे भी लिखे थे, वही भाग का नाम यहाँ लिखेंगे। जैसे पहला है आरोही, आरोही कोलन। ठीक है, जैसे यहाँ छोटी आंत है वो इसमें प्रवेश कर देती है, तो ये वाला भाग है वो बड़ी आंत का, ये कहलाता है आरोही कोलन। और ये वाला भाग है बड़ी आंत का, वो कहलाता है ट्रांसवर्स। दूसरा हो गया अनुप्रस्थ कोलन या ट्रांसवर्स कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, ये एक भाग हो गया। ये दूसरा होगा अनुप्रस्थ भाग। और तीसरा ये वाला भाग है वो बड़ी आंत का कौन सा भाग होता है? अवरोही कोलन, अवरोही कोलन। और ये वाला भाग होता है वो कौन सा होता है? छोटा सा सिग्मोइड, चौथा है सिग्मोइड कोलन। ठीक है, चौथा है कौन सा? सिग्मोइड कोलन। तो ये कोलन के 4 प्रकार है। और यहाँ पर जो मलाशय होता है, या फिर गुद्दा होता है, यहाँ पर अपेंडिक्स होता है। तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तो पहले कोलन के 4 भाग का नाम पढ़ लिया अपने, आरोह कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अवरोही कोलन और सिग्मोइड कोलन। हमने भोजन की अवस्था की हमने बात कर ली थी, भाई मुख में भोजन बोलस होता है, मुख में भोजन, जो भोजन की लुगदी है वो बोलस होता है। अमाशय के अंदर हमने बात की थी काइम होता है, और आंत के अंदर हमने बात की थी, आंत में कौन सी? काइल। कौन सा होता है? काइल होता है। बोलस, काइम और काइल होता है। यहाँ तक ये भी बात हमने कर ली। ठीक है, तो ये हमारा जो बड़ी आंत है वो बड़ी आंत हो गई। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे अपेंडिक्स। क्या है? अपेंडिक्स। तो हेडिंग डालो अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स हमने पढ़ी थी, कहाँ है? बड़ी आंत के अंदर जो सिक्कम वाले भाग से नीचे, ये जो ये है, जो ये अपेंडिक्स है। ठीक है, बड़ी आंत के जो सिक्कम वाले भाग है से नीचे है वो अपेंडिक्स है। तो अपेंडिक्स में कुछ फैक्ट लिख लो। अपेंडिक्स क्या है? एक तो अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग है। ठीक है, अपेंडिक्स क्या हो गया? अवशेषी अंग हो गया, वो अपेंडिक्स हो गया। अब ये क्या करता है? ये करता है जानवरों में घास फूस पचाने हेतु अपेंडिक्स होता है। ठीक है, जानवरों में घास फूस पचाने हेतु अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? घास फूस पचाने हेतु। ठीक है, अब हमारे तो काम का है नहीं, हम तो घास फूस खाते नहीं है, लेकिन जानवरों में घास फूस पचाने हेतु कौन सा आता है? अपेंडिक्स होता है। हमारे लिए ये कौन सा है? अवशेषी अंग है। ठीक है, अपेंडिक्स के अंदर एक ई कोलाई नामक जीवाणु होता है। क्या होता है? ई कोलाई नामक जीवाणु होता है। बहुत बार पूछा गया सवाल है, ई कोलाई नामक जीवाणु किस आंत में होता है? या आंत का पूछते हैं, तो अपेंडिक्स किस आंत का भाग है? बड़ी आंत का। किस आंत का भाग है? बड़ी आंत का। तो ई कोलाई नामक जीवाणु किस आंत में है? बड़ी आंत में। ई कोलाई नामक जीवाणु किस आंत में है? बड़ी आंत में। अब अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है जो जानवरों में घास फूस पचाने हेतु काम आता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स के अंदर ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। ई कोलाई जीवाणु क्या करता है? यह सेलुलोज का पाचन में मदद करता है। किसके पाचन में? सेलुलोज का पाचन करता है। ई कोलाई जीवाणु किसका पाचन करता है? सेलुलोज का पाचन करता है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज है प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज है प्रकृति में, ये सेलुलोज की लाइन लिख रहा हूँ, प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सेलुलोज है। ठीक है, प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सेलुलोज है। ठीक है, कौन सा है? सेलुलोज है। प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सेलुलोज है। क्या करता है? सेलुलोज का पाचन कौन करता है? ई कोलाई जीवाणु करता है। ई कोलाई जीवाणु का किस आंत से संबंध है? बड़ी आंत से संबंध है। ई कोलाई जीवाणु किस में होता है? अपेंडिक्स में होता है। अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषी अंग है, मानव में एक अवशेषी अंग है। ठीक है, और ये और क्या है? जैसे पादपों की कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है?
अपेंडिक्स की, ठीक है, मतलब अर्थात सॉरी सेल्यूलोज की। पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज में अपन ये भी लिख सकते हैं कि पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, ठीक है। पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अभी हमने बात की थी सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीसेकेराइड शर्करा है। क्या है? अभी हमने बात की थी सेक्राइड की, शर्करा की, पॉली मोनो डाई की। तो ये इसमें है पॉलीसेकेराइड शर्करा है, ठीक है। उसमें हमने सेल्यूलोज भी लिखा था आपको। तो सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीसेकेराइड शर्करा है, प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। ये पादपों की कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ई कोलाई नामक जो जीवाणु होता है वो सेल्यूलोज का पाचन करता है। जानवरों में घास फूस पचाने हेतु अपेंडिक्स पाया जाता है। हमारे लिए यह अवशेषी अंग है, ठीक है। ये रही इंपॉर्टेंट बात किसके लिए? अपेंडिक्स के लिए। अब आप लिख लो, अगला हेडिंग डाल लो, बवासीर। क्या है? बवासीर। अगली हेडिंग डालो, बवासीर। रक्तवाहिनियों मलाशय में प्रवेश करती है। बवासीर में क्या होता है? बवासीर में हमने बात की थी कि ये जो बड़ी आंत है, ये उसके बाद में ये मलाशय और ये गुद्दा है। तो मलाशय और गुद्दा के बीच में यहाँ कुछ जैसे मसाज जैसा हो जाता है या फिर ऐसा कुछ संरचना बन जाती है। तो उसमें क्या है? दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं दर्द होता है, उसको बवासीर कहते हैं, ठीक है। तो बवासीर में क्या है? रक्तवाहिनियाँ मलाशय में प्रवेश कर जाती है। बवासीर या उसको पाइल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? रक्तवाहिनियाँ, बवासीर में क्या है? रक्तवाहिनियाँ मलाशय में प्रवेश कर जाती है। मलाशय में प्रवेश कर जाती है। बवासीर में क्या होता है? रक्तवाहिनियाँ वे मलाशय में प्रवेश कर जाती है। बवासीर में क्या होता है? रक्तवाहिनियाँ जो मलाशय में प्रवेश कर जाती है, जिससे मल त्यागते वक्त रक्त आता है। मल त्यागते समय रक्त आता है, ठीक है। तो बवासीर क्या है? रक्तवाहिनियाँ मलाशय में प्रवेश कर जाती है, जिससे मल त्यागते समय रक्त आता है, ठीक है। तो दोस्तों बवासीर हो गया हमारा। ये बवासीर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले हमने बात की थी अपेंडिक्स की भी बात की थी, ठीक है। अब छोटी आंत में एक दो जो टर्म्स है वो और है, वो लिख लो। एक लिख लो आप, हार्निया का जो ऑपरेशन सुना है कभी, अभी गाँव में हर जगह बात करते हैं कि हर्निया का ऑपरेशन करवाया, वो करवाया। तो एक हर्निया का ऑपरेशन भी होता है। हर्निया में क्या होता है? हर्निया में आंतों की क्या होती है? लंबाई, आंतों की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। आंतों की लंबाई बढ़ जाती है। हर्निया में क्या होता है? आंतों की लंबाई बढ़ जाती है। पुरुषों में जो आंतों की लंबाई बढ़कर कहाँ प्रवेश कर जाती है? वृषण में। पुरुषों में वृषण में प्रवेश कर जाती है। कहाँ, किस में प्रवेश कर जाती है? वृषण में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। पुरुषों में वृषण में प्रवेश कर जाती है। और महिलाओं में पेट के पास जमा हो जाती है। महिलाओं में भी हर्निया होती है, लेकिन महिलाओं में पेट के पास जमा होती है। महिलाओं में पेट के पास जमा होती है, ठीक है। तो अब आप जैसे हार्निया है, हार्निया में क्या होता है? आंतों की लंबाई बढ़ जाती है, पुरुषों में वृषण में प्रवेश कर जाती है और महिलाओं में पेट के पास में जमा हो जाती है। तो ये हो गया हार्निया। अब बड़ी आंत है, जो हमारा अंतिम जो एक छोटा सा पॉइंट है वो बचा है बेरियाटिक सर्जरी। क्या है? एक होती है बेरियाटिक सर्जरी। क्या होती है? बेरियाटिक सर्जरी। एक होती है बेरियाटिक सर्जरी। बेरियाटिक सर्जरी क्या होती है? ये होती है मोटापे को दूर करने हेतु। क्या होता है? मोटापे को दूर करने हेतु जो सर्जरी की जाती है वो कौन सी सर्जरी है? बेरियाटिक सर्जरी। मोटापा को दूर करने हेतु कौन सी सर्जरी की जाती है? बेरियाटिक सर्जरी। जब हम खाना ज़्यादा खाते हैं और काम कम करते हैं तो क्या होता है भाई? खाना ज़्यादा खाते हैं और काम कम करते हैं, ठीक है। जब हम खाना ज़्यादा खाते हैं और काम कम करते हैं तो ग्लूकोज वसा के रूप में संचित होता है। जब हम खाना ज़्यादा खाते हैं अर्थात ग्लूकोज ज़्यादा खाते हैं और काम कम करते हैं तो ग्लूकोज क्या हो जाता है? वसा के रूप में संचित हो जाता है। वसा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। वसा के रूप में संचित होता है। ग्लूकोज क्या करता है? वसा के रूप में संचित होता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों? वसा के रूप में संचित हो गए तो इससे क्या होता है? मोटापा
बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। तो मोटापा को कम करने के लिए क्या बेरिएट्रिक सर्जरी करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? बेरिएट्रिक सर्जरी की जाती है। इसके अंदर क्या कर जाती है? छोटी आंत की लंबाई को कम कर देते हैं। इसके अंदर क्या करता है बेरिएट्रिक सर्जरी में? छोटी आंत की लंबाई क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। छोटी आंत की लंबाई कम कर देते हैं या काट देते हैं। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई कम कर देते हैं। जब छोटी आंत की लंबाई कम कर देते हैं तो क्या होगा? पाचन नहीं होगा। क्या होगा? पाचन शक्ति कम हो जाएगी। पाचन शक्ति कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? पाचन पचेगा नहीं, और जब भोजन पचेगा नहीं तो क्या होगा? भूख नहीं लगेगी। क्या होगी? भूख नहीं लगेगी। जब भोजन नहीं पचेगा तो क्या होगा? भूख नहीं लगेगी, और जब भूख ही नहीं लगेगी तो क्या होगा? मोटे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो बेरिएट्रिक सर्जरी में क्या कर देते हैं? छोटी आंत की लंबाई कम कर देते हैं। ठीक है, ये मोटापा को दूर करने के लिए सर्जरी की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हमारा जो टॉपिक है वो बड़ी आंत वाला ये कंप्लीट हो गया है। एक बार हम फटाफट बड़ी आंत को वापस स्पीड से पढ़ लेते हैं। उसके बाद में जैसे यहाँ से हमने शुरू किया बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत क्या करती है? जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवाए हैं। ठीक है, बड़ी आंत क्या करती है? जल एवं खनिज लवण का क्या करती है? अवशोषण करती है। दूसरा औषधियों का अवशोषण करती है। 1000 बार पूछा गया सवाल है कि औषधियों का अवशोषण कौन करती है? बड़ी आंत करती है। जल और खनिज लवण का अवशोषण कौन करती है? बड़ी आंत करती है। 3 भाग है, सिक्कम, कोलन व रेक्टम। ठीक है, डायरिया के अंदर बड़ी आंत खराब हो जाती है, जल का अवशोषण नहीं होता है और दस्त लगती है। मल में गंध का कारण इंडोल है, और मल में पीला रंग होता है वो बिलिरुबिन के कारण होता है। ठीक है, और उसके बाद में हमने पढ़ा है कि इसका चित्र देखा कि ये वाला भाग होता है सिक्कम होता है, ये बीच में जो भाग होता है वो आरोही कोलन, ये अनुप्रस्थ कोलन, अवरोही कोलन व सिग्मोइड कोलन, 4 कोलन होते हैं। और ये फिर होता है मलासी होता है, मलासी के पास में गुद्दा होता है, और सिक्कम भाग से अपेंडिक्स जुड़ा होता है। अपेंडिक्स एक क्या है? अपेंडिक्स एक अवशिष्ट अंग है। अपेंडिक्स एक अवशिष्ट अंग है। कोलन के 4 भाग हमने पढ़ लिए। अपेंडिक्स एक अवशिष्ट अंग है, जानवरों में घास फूस पचाने हेतु काम होता है। इसके अंदर एक इकोलाई जीवाणु होता है जो सेलुलोज का पाचन करता है। सेलुलोज बाजबो की कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड शर्करा है। प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ भी सेलुलोज है। अपेंडिक्स किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बवासीर। बवासीर क्या है? रक्त वाहिनी का मलाशय में प्रवेश कर जाती है जिससे मल त्यागते समय रक्त आता है। फिर हमने पढ़ा हार्निया। हार्निया में क्या हो जाता है? आंतों की लंबाई बढ़ जाती है। पुरुषों में वर्षण में प्रवेश कर जाती है, महिलाओं में पेट के पास जमा हो जाती है। उसके बाद मैंने कराई बेरिएट्रिक सर्जरी। ये क्या है? मोटापा को दूर करने हेतु क्या कराई जाती है? बेरिएट्रिक सर्जरी। तो उसके बाद में हमने पढ़ा था बेरिएट्रिक सर्जरी। बेरिएट्रिक सर्जरी क्यों की जाती है? मोटापा को दूर करने हेतु। क्या? जब हम खाना ज़्यादा खाते हैं, काम कम करते हैं तो ग्लूकोज वसा के रूप में संचित हो जाता है, मोटापा बढ़ता है। इसमें क्या करता है? छोटी आंत की लंबाई है वो कम कर देते हैं। छोटी आंत की अगर लंबाई कम करेंगे तो क्या होगा? पाचन शक्ति कम हो जाएगी, पचेगा नहीं ज़्यादा, भूख नहीं लगेगी तो हम मोटे नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र के हमारे कितने पार्ट हो गए? पहला पार्ट था हमारा इंट्रोडक्शन। दूसरा पाचन तंत्र का था मुख गुहा में पाचन, जिसमें हमने पढ़ी लार, जीभ और दांत पढ़े थे। मुख गुहा में पाचन में हमने पढ़ा लार, जीभ और दांत। अगर अभी तक आपने ये नहीं देखा है तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में हमने पढ़ा था अमाशय में पाचन। किस में पाचन? अमाशय में पाचन। उसके बाद में हमने पढ़ा था छोटी आंत में पाचन। दोस्तों बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है हमने छोटी आंत में पाचन। और अब लास्ट में पढ़ा है बड़ी आंत में पाचन। किस में? बड़ी आंत में पाचन। ठीक है, बड़ी आंत में पाचन। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा बड़ी आंत में पाचन। तो दोस्तों आज हमारा पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिससे पाचन से संबंधित है। हमने अभी जो लीवर ग्रंथि के बारे में बात की थी, तो हम जो अगली क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लीवर या यकृत या फिर जिगर के बारे में हमारी पूरी एक क्लास होगी। हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट शानदार मैं कंटेंट लिखाऊंगा लीवर के बारे में, बहुत शानदार बातें करेंगे लीवर के बारे में। तो दोस्तों अगली क्लास देखना नहीं भूलें। और अगर हमारी क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए।